जय हिंद दोस्तों। मैं हूं वसुधीर कौनते। आज से ठीक 2500 साल पहले का समय, 500-400 बीसी का समय। आपने मगध का नाम सुना होगा। भारतवर्ष यानी हमारे राष्ट्र को जिसने प्रथम साम्राज्य के सूत्र में पिरोया। 16 महाजनपदों में से मगध के राजवंशों ने ही क्यों प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अवंती, कौशल, कुरु, मद्र, पांचाल, कितनी ही ऐतिहासिक तौर पर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिट्स तब उत्तर भारत के गंगा के प्लेन्स में फैली हुई थीं। बज्जी, लिच्छवी उन्हीं में से एक महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महाजनपद था, जिसने भारत और विश्व को फर्स्ट लोकतंत्र रिपब्लिकन्स के सिद्धांतों को सिखाया। शायद सांस्कृतिक तौर पर यानी विचारों, धर्म, जीवन को लेकर, गहराई को लेकर वो मगध पर सर्वोच्चता रखते थे यानी लिच्छवी। पर साम्राज्य विस्तार के क्रम में मगध के अजातशत्रु ने वज्जी संघ यानी लिच्छवियों पर चढ़ाई की और उन्हें अपने नए सामरिक हथियारों, रथमूसल और शिलाकंटक के दम पर गणतंत्रों यानी लिच्छवियों को उखाड़ फेंका। यानी जब रिपब्लिकन्स यानी लिच्छवी धर्म, रिलीजन, लोगों की राय, कल्चरल सिंथेसिस के प्रसार में व्यस्त थे, तब मगध, राजगीर और पाटलिपुत्र की डायनेस्टी यानी राजवंश छोटा नागपुर प्लेट से आयरन मेटल यानी लोहे की धातु के भंडारों से लोहा निकालने में लगे हुए थे और उनसे अपने हथियार बना रहे थे। वो राजगीर से बहुत परे बंगाल के ताम्रलिप्ति से लेकर तक्षशिला तक की भूमि पर एक विशाल साम्राज्य विजित करने का सपना पाल रहे थे। अब आते हैं हम ठीक 2000 और 2500 ईयर्स के बाद यानी 2025 में हिमालय के उस पार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यही कर रहा है, यानी मगध के सैन्य विस्तार के रास्ते पर। यह तो कहानी हो गई एक तुलना की, पर हमें असल में बात करनी है 18th बीजिंग के चीनी विक्ट्री डे परेड की यानी हथियारों की रेस की, जो सोवियत के बाद और कोल्ड वॉर के बाद एक नई कहानी स्टार्ट हो गई है और हमें भारतीय नज़रिए से देखनी है। 18th बीजिंग का चीनी विक्ट्री डे परेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फासिस्ट शक्तियों, जापान के सरेंडर की याद में चीनी राष्ट्रवाद और नेशनलिस्ट भावना का ज्वार है, हम सब जानते हैं। इस मौके पर चीन की सबसे भव्य परेड आयोजित की गई। साथ में चीन ने अपने हथियारों का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया। पर यही वो बात है जो हमें भारतीय नज़रिए से देखनी है। ये देखना है कि भारत को क्या खतरा है और भारत को क्या सावधानी से रहना होगा। दुनिया बदल रही है। यही वो बात है जो ट्रंप के टैरिफ की पॉलिसी ने स्पेशली भारत और यूरोप में बेचैनी पैदा कर दी है। कोल्ड वॉर के टाइम से चली आ रही ट्रांस अटलांटिक साझेदारी टूटने के कगार पर है। यूरोप से लेकर इंडिया तक कई सारी कंट्री नए रणनीतिक, स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिकल पार्टनर तलाश रहे हैं। अभी जर्मनी के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आए, बेंगलुरु गए और भारत ट्रंप या अमेरिका से दूरी को एससीओ जैसे मंचों से स्ट्रेटजिक बैलेंस बनाकर पूरा भी कर रहा है। साफ है कि चीन की परेड ने अपने हथियार दिखाए, साथ में एक चेतावनी भी दी। चेतावनी इनडायरेक्ट कि अब वेस्ट और अमेरिका को कि अब हथियारों की एक नई रेस शुरू हो गई है, स्पेशली कोल्ड वॉर के बाद। पुतिन, शी, किम का एक मंच पर आना और सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल के लीडर्स का चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में ढल जाना या उससे कोई दिक्कत नहीं होना, ये वह चीज़ है जो भारतीय नज़रिए से हम लोगों को परेशान करेगी। वरना वो लोग जापान और वेस्ट से, स्पेशली यूएसए से ये नाराज़गी मोल क्यों लेते। डिफेंस और हथियारों के मोर्चे पर चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है इंडिया से। ये हमारे लीडर्स एंड स्ट्रेटजिक थिंकर्स के लिए सोचने वाली बात होनी चाहिए। चलो एक बार देखते हैं कि क्या है जो भारत के अलावा वेस्ट को भी परेशान करेगा नियर फ्यूचर में जल्दी ही। चीन अपने न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या बढ़ा रहा है, ये हम सब जानते हैं। भारतीय पेपर्स में इस सबका बार बार पब्लिशन हो रहा है। साथ ही नॉर्थ चाइना और शिंजियांग एरिया में वो अंडरग्राउंड साइलोज की संख्या बढ़ा रहे हैं। परेड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग DF-61 और डोंगफेंग DF-5C को शो ऑफ किया गया। ये हाइपरसोनिक रेंज से लेकर न्यूक्लियर वारहेड्स कैरी कर सकती है और इन्हें उत्तरी चाइना के अंडरग्राउंड साइलो में छिपा कर रखा जाएगा, यानी सैटेलाइट ट्रैक ना कर लें या लोकेशन पता होने से बचाया जा सके। इन्हें अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के भीतरी भागों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। परेड में साथ में YJ-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, YJ-19 हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल भी दिखाई दिए। G-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, 99B टैंक, हाईटेक लेजर वेपन्स, साथ में फॉक्स या रोबोटिक डॉग्स जिसकी बहुत चर्चा है, जो बॉर्डर पे खासकर हिमालय जैसे बॉर्डर में इंटेल लेने यहाँ तक कि अटैक तक करने में माहिर है। HQ-19 हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान द्वारा यूज भी किया गया था। एंड अंडर वाटर व्हीकल AJX-002 अनक्रूज्ड, जो न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता वाला ड्रोन जैसा एक व्हीकल है, जो कि ओशियन में बैटलफील्ड को चेंज करके रख देगा, यानी कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और बड़ी और शक्तिशाली नेवी की नाक में दम कर देगा।
इस परेड में फर्स्ट टाइम एरो स्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स की टुकड़ियों ने मार्च किया। चलो ये तो बात हो गई हथियारों यानी वेपन्स की टेक्निकल बात। यानी पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी मास मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के व्यू से काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है, टारगेट है सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को शक्तिशाली बनाना। सी के ग्लोबल टारगेट्स वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना, 2049 तक चीनी लिबरेशन की 100th वर्षगांठ एनिवर्सरी तक एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर बनना। चीन मास लेवल पर ऑटोमेटिक वेपन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहा है। उसका पूरा फोकस एक वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाने का है। एक बार वेस्ट और यूएसए के नज़रिए से देखें तो यह है कि साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर पैसिफिक में एक बड़ा डिफरेंस फील करेंगे, स्पेशली वेस्ट और यूएसए की कंट्री। मतलब एक बार अटैक करने से पहले या फिर ताइवान की रक्षा में डिफेंस करने से पहले वो लोग सोचेंगे चाइनीज वेपन्स को लेके। और अब हम इंडियन नज़रिए से देखते हैं तो बात धड़कन बढ़ाने वाली है। पीएम तियानजिन गए एससीओ में, सबको पता है। वेस्ट से लेकर वाशिंगटन डीसी तक की मीडिया ने यह संदेश दिया कि हम आपसे बंधे नहीं हैं। मतलब हम लोगों ने उनको मैसेज दिया कि हम वेस्ट की पॉलिसी से बंधे नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोगों का एक पॉलिसी टूल है फॉरेन पॉलिसी का, और ना ही हम इतने वीक हैं कि आप हमें झुकाएंगे और हम झुक जाएंगे। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। अब वो दौर नहीं है जब 1960 लाल बहादुर शास्त्री के दौर में आप PL-48 गेहूं को नहीं देते थे और हम लोगों को एक टाइम फास्ट रखना पड़ता था। और यह है कि पड़ोस में तानाशाहों को हथियार भी आप नहीं दिए। यानी साफ है इंडिया के पास अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मनवाने के लिए और भी कई रास्ते हैं। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, फोर्थ मिलिट्री पावर हैं, और हमारी कल्चरली एक बड़ी पावर रही है इंडोस्फीयर के रीजन में। पर कहानी के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। शी ने टैरिफ के मामले में भारत का सपोर्ट किया। जब अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया तो शी ने बोला कि डेवलपिंग कंट्री पे ये धौंस जमाने जैसा है, यूएसए और वेस्ट का तरीका। पीएम के साथ मीटिंग में एनेमी नहीं डेवलपमेंट में पार्टनर बनने और ड्रैगन के एलिफेंट के साथ नाचने की बात भी हुई। हालांकि बात साफ है कि ड्रैगन तो होते नहीं है, कभी एग्जिस्टेंस में थे कि नहीं पता नहीं, पर हाथी एलिफेंट जरूर होते हैं। आगे शी ने शांति की बात की और मानवता की भी। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना ये सब। लग रहा है कि शी जिनपिंग तो शांति दूत हैं और अब भारत और चाइना तो हाथ में हाथ डाले गलबहियां करेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होना चाइना इंडिया में, मानसरोवर की यात्रा शुरू होना, ये सब कितना अच्छा है। पर असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, और ना ही ये सपना कि ये गुड ड्रीम्स कितने समय चलेगा चाइना और इंडिया का। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पर गलवान की तरह कोई क्लैश हो जाता है तो चाइना हाईटेक वेपन्स, रोबोटिक डॉग्स, लेजर वेपन्स जैसे मॉडर्न वॉरफेयर में अच्छी खासी लीड ले लेगा। चलो मान लिया कि बोथ न्यूक्लियर पावर हैं दोनों कंट्री और ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी न्यूक्लियर डिटरेंस के कारण, ठीक है, तो गलवान या डोकलाम जैसा कन्फ्रंटेशन तो हो सकता है ना। और चाइना ने उसी समय पर रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट या हमारी मेडिसिन में जो रॉ एलिमेंट यूज होते हैं उन सबको रोक दिया तो तब क्या होगा। $120 बिलियन के करीब हम लोगों का बायलैटरल ट्रेड है दोनों का, और उसमें से $100 बिलियन का इंपोर्ट हम लोग करते हैं, वो भी मजबूरी में एसेंशियल चीज़ों का। यानी चाइना को ट्रेड रोक देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। चलिए एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड हाईटेक वॉर हो जाता है हम लोगों का, खासकर रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर और बहावलपुर के मदरसे और जिहादियों द्वारा जो देश रन होता है, जो देश चलता है, वो हमें चैन से तो बैठने नहीं देगा पाकिस्तान। तो ऐसे लिमिटेड वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया लीड तो लेगा, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली पाकिस्तान से आगे है। पर चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन के कुछ G20 फाइटर जेट दे देता है और HQ-19 हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर दे देता है, तो क्या होगा। भारत भले जीत जाए पर मानो कोई एक ड्रोन जामनगर की रिफाइनरीज तक पहुंच जाता है, जैसे कि आसिम मुनीर ने धमकी भी दी, या कुछ हमारे फाइटर जेट्स को मार गिरा दिया जाता है, तब क्या होगा। इंडिया एंड चाइना भले डायरेक्ट खुले ओशियंस या लैंड्स पर न टकराएं, पर ऐसा चीन पाकिस्तान के द्वारा दोबारा बड़े लेवल पर और इंटेंस फाइट द्वारा करवा सकता है। यानी कि हमें साउथ एशिया में ट्रैप करने का प्लान। हम ड्रोन्स में वेस्ट और चाइना जैसा लीड नहीं ले पाए हैं। S-400 जैसा हमारा एक भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए हम F-35 या सुखोई 57 की तरफ देख रहे हैं, और डोंगफेंग 61 एंड 5C के मुकाबले अग्नि 5 की डिस्टेंस कम है। हम रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर केस में पूरी तरह डिपेंडेंट है चाइना पे, ताइवान पे और वेस्ट पे भी। चाइना के 18-20 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले हमारी इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन के बराबर है। आपको फासला दिख रहा है ना। हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बीजिंग, शंघाई, तियानजिंग से कंपेयर करो। यानी भले चाइना की होड़ वेस्ट और USA से हो,
पर 3000 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया साझा करता है, जिसमें बहुत सारे कॉलोनियल डिस्प्यूट भी हैं। यानी नॉर्थ से रेड कम्युनिस्टों का खतरा और रेड आर्मी का खतरा वास्तविक है, हवा हवाई नहीं। अपने हितों पर आने पर चीन चूकेगा नहीं, यानी कि जब अपने इंटरेस्ट का बात होगा तो वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा। बात यह नहीं है कि इंडिया यानी हम विकास नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिजीनियस मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, पर किसी गति से, किस स्पीड से? क्या चाइना से फासला कम हो रहा है? जो डिस्टेंस पैदा हो गई है इकोनॉमी और मिलिट्री में, वो कम हो रहा है क्या? हमें पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना है। 2000 साल पुरानी दो बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन चाइना और इंडिया कभी आमने सामने नहीं आए, और कारण हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ। पर वो दौर चला गया, वो वक्त नहीं है अभी। दक्षिण से वो इंडियन ओशियन में बैठे हैं, वेस्टर्न फ्रंट से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से वो जिहादी, अराजकतावादी और आतंकवादियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। सेम बांग्लादेश वाले फ्रंट से भी बोल सकते हैं। यानी कि इंडिया को अब तेज़ी से आगे बढ़ना होगा मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग में, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में, और साथ में अपने सोशल पोलराइजेशन को कम करने के मामले में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। तो वरना रेड कम्युनिस्टों का खतरा और पीएलए का खतरा हिमालय के उस पार से वास्तविक है, साथ में अलग अलग फ्रंटल जोनों से भी। जय हिंद।